So the topic of today's class is phylum Nycophora, जिन्हें हम वेलवेट वॉर्म्स भी बोलते हैं। तो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा ये ऑर्गेनिजम्स दिखते कैसे हैं, इनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाइकोफोरा ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बोला जाता है क्लॉ बियरर। क्लॉ बियरर, तो इनके पास क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके अलावा इन्हें वेलवेट वॉर्म्स भी बोला जाता है। वेलवेट वॉर्म्स, तो ये भी इनका नाम होता है क्योंकि अगर आप इन्हें देखोगे तो ये वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं जो वेलवेटी टेक्सचर शो करते हैं। तो इनकी स्किन जो होती है उस पर फोल्ड्स होते हैं कुछ, वो फोल्ड्स जैसे कि वेलवेट का कपड़ा होता है वैसे ही आपको दिखते हैं। तो इनका थोड़ा सा स्मूथ सा टेक्सचर दिखता है जब भी आप इन्हें देखोगे। तो इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है जो हम पढ़ते हैं उसका नाम है पेरीपेटस। पेरीपेटस ये है लिविंग फॉसिल इसे बोला जाता है, जो इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, और ये इनवर्टिब्रेट कैटेगरी में आता है। तो लिविंग फॉसिल एंड इट इज एन इनवर्टिब्रेट। तो मैं ये सब चीजें यहाँ लिख रही हूँ, ये सब आपको नोट्स में भी मिलेंगी। लिविंग फॉसिल, इनवर्टिब्रेट, ये होता है। इसके जो भी फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं टू एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा, तो इसीलिए इन्हें कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है बिटवीन एनिलीड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। तो क्लॉ इनके अंदर प्रेजेंट है, तो ये आर्थ्रोपोडा वाला कैरेक्टर है। वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनका मोर और लेस एनिलीडा लाइक कैरेक्टर्स हैं। तो इनकी फीचर्स जो भी होंगे दे आर सिमिलर टू एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा और एनिलीडा से सिमिलर इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ग्लू लाइक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जेट ऑफ ग्लू लाइक सब्सटेंस। और वो जो ग्लू लाइक सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस होता है बाय अ पेयर ऑफ पैपिले। तो कुछ पैपिले स्ट्रक्चर्स इनके हेड पे प्रेजेंट होते हैं, अभी डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसे दिखते हैं। तो पैपिले होते हैं ऑन हेड, वो सिक्रीट करते हैं एक सब्सटेंस जो कि होता है ग्लू लाइक स्टिकी। ये स्टिकी सब्सटेंस जब भी ये किसी प्रे के ऊपर डाल देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रे जो है वो इमोबिलाइज हो जाता है, वो चलना फिरना उसका रुक जाता है क्योंकि वो चिपक गया है सारी जगह से। तो उसकी इमोबिलाइजेशन की वजह से ये इजीली उसे बाइट कर पाते हैं। तो इसकी बाइटिंग जो होती है वो काफी ज्यादा इजी हो जाती है जब भी ग्लू लाइक सब्सटेंस उनके ऊपर जो भी प्रे है उसके ऊपर जाके चिपक जाता है। तो फर्स्ट दे सिक्रीट दिस jet of glue-like substance onto the prey and then they bite the prey to inject the digestive saliva। तो डाइजेस्टिव सलाइवा ये उसके अंदर सिक्रीट कर देते हैं, डाल देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो भी वो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर इन्होंने वो ग्लू लाइक सब्सटेंस डाला था, वो ऑर्गेनिज्म जो होता है अंदर से उसका इंटरनल टिश्यू सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो डाइजेस्टिव सलाइवा इसी चीज में हेल्प कर रहा है कि जो भी वो प्रे है उसका इंटरनल टिश्यू सारा लिक्विफाई हो जाए, लिक्विड एक कंसिस्टेंसी उसकी बन जाती है। और जब वो लिक्विफाई हो जाता है तो ये इजीली उस लिक्विड को सक इन कर पाते हैं। तो इनका मेजर जो डाइजेशन है वो इस तरीके से ही परफॉर्म होता है। तो एक ग्लू लाइक सब्सटेंस बनेगा, उसके बाद ये बाइट करेंगे, बाइट करने के बाद ये इंजेक्ट कर देंगे डाइजेस्टिव सलाइवा, और डाइजेस्टिव सलाइवा फिर इंटरनल टिश्यू को लिक्विफाई करेगा, और लिक्विफिकेशन के बाद दी डाइजेस्टिव सब्सटेंस वुड बी सक्ड इन। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बोली जाती है कि ये जो भी वेलवेट वॉर्म्स होते हैं ना, इन्हें लाइट नहीं पसंद, तो ये आपको मेनली अंधेरे में ज्यादा मिलते हैं।
तो इन्हें नॉक्टर्नल बोला जाता है। नॉक्टर्नल, रात में बाहर निकलने वाले, रात में ही ये प्रिडेशन करते हैं। और दीज अवॉइड ब्राइटनेस, ब्राइटनेस से दूर ही ये ज्यादातर रहते हैं। इनकी जो भी स्किन होती है वो वेलवेटी होती है, वेलवेटी स्किन। एंड इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड है। ये इनका कैरेक्टर है जो इन दोनों से अलग है। जो अभी हमने पढ़ा एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के अंदर सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाला कंसीडर किया जाता है एनिलीडा के अंदर। आर्थ्रोपोडा भी सेगमेंटेशन शो करते हैं, बट नाइकोफोरा जो कैटेगरी है उसके अंदर अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। उनके पास सेगमेंट नहीं होते, बट हाँ उनकी बॉडी पे बहुत सारे रिंकल्स होते हैं। तो झुर्रियों जैसी कुछ चीजें उनके सरफेस पे मिलेंगी आपको, जैसे वेलवेट के कपड़े के ऊपर मिलती हैं वैसा ही मिलता है इसके ऊपर भी। एन्यूलेशंस भी उन्हें बोलते हैं, तो वो इनके सरफेस पे आपको जरूर मिलेगी। अब अगर इनकी हम लोकोमोशन की बात करें कि ये लोकोमोट करते कैसे हैं, मतलब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ये किस तरीके से वहां मूव करेंगे, तो वो देख लेते हैं। लोकोमोशन, तो इनके अंदर जो भी लोकोमोशन होता है वो होता है बाय पेरिस्टेल्टिक वेव्स। पेरिस्टेल्टिक वेव्स, तो पेरिस्टेल्सिस आपने सुना होगा, जब भी हम फूड को स्वेलो करते हैं तो हमारे अंदर भी पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होती है, जिसके थ्रू फूड जो है इजीली स्वेलो हो पाता है, एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव कर पाता है, जो भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर। वही टाइप की वेव्स इनकी बॉडी में जनरेट होती हैं। उन वेव्स की वजह से ही ये इजीली मूव कर पाते हैं। तो ये वेव्स बेसिकली मस्कुलेचर होता है, इनका जो मसल्स होती हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती हैं, जिसकी वजह से ये वेव्स डेवलप होती हैं और फिर ये वेव्स जो है पास होती हैं इनकी पूरी बॉडी में, यानी हेड टू द एंड। तो इसे बोलते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड। इजीली ये पेरिस्टाल्टिक वेव्स बनती हैं और तभी जाके ये लोकोमोट कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। इनकी अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें कि इनका रेस्पिरेटरी पाथवे जो होता है वो कैसे होता है, तो इनके रेस्पिरेटरी पाथवे जो है, रेस्पिरेशन बेसिकली वो होता है, उसके लिए प्रेजेंट होते हैं ट्रैकियल सिस्टम। तो ट्रैकियल सिस्टम हमने किस में पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था, तो ये कैरेक्टर इनका आर्थ्रोपोडा से मैच करता है। तो रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल सिस्टम होगा। स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होंगे, हमने पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर कि एक स्पाइरिकल वाला रीजन होता है जो बाहर की साइड ओपन होता है, जिससे गैसेस इजीली अंदर एंटर कर पाएंगी। और फिर ट्रैकिया आता है, फिर उसके बाद ट्रैकियोल्स आते हैं, वो सब चीजें यहाँ भी प्रेजेंट होती हैं। तो पेयर्ड स्पाइरिकल्स इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका सर्कुलेशन अगर आप देखोगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर जो होता है वो होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे बोला जाता है हीमोसील। तो इसके अंदर जो कैविटी होती है उसे हीमोसील बोला जाता है। सील जहां भी टर्म आई है सीलोम से बनी है, यानी कैविटी। तो हीमोसील एक कैविटी है जिसके थ्रू जो भी ब्लड होगा वो इजीली फ्लो करेगा। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर होता है। इनके अंदर हार्ट भी प्रेजेंट होता है। उसे हार्ट जो होता है लोकेटेड होता है डोर्सल रीजन पे। तो डोर्सल ट्यूब्युलर हार्ट बोला जाता है जो इनके अंदर प्रेजेंट है, डोर्सल ट्यूब्युलर हार्ट। एक्सक्रीशन की अगर आप बात करोगे तो इनके अंदर जो भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो होती है बाय द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, तो नेफ्रीडिया प्रेजेंट है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं इनके अंदर। और इसके अलावा इनके अंदर कॉक्सल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन्हें कंसीडर किया जाता है। तो ये दो चीजें याद रखोगे। नेक्स्ट फीचर ये भी याद रखोगे कि इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट। इनके अंदर आईज अगर आप देखोगे तो आपको सिंपल आईज मिलेंगी, कंपाउंड आईज नहीं मिलेंगी। और इनके पास एंटीने भी प्रेजेंट होते हैं। तो पेयर्ड एंटीना मतलब दो एंटीना प्रेजेंट होंगे इनके हेड वाले रीजन पे।
और इनके अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करोगे तो उसके अंदर टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया ये सब प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस होते हैं, ठीक है। TIS लिखते हैं तो सिंगुलर होता है, ES लिखते हैं तो प्लूरल होता है, तो टेस्टिस प्रेजेंट है। इसके अलावा वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस जिसे बोलते हैं वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इनका अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखें तो इनके जब भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म्स रिलीज होते हैं तो वो स्पर्म्स जो होते हैं एक टाइप के पैकेट में प्रोड्यूस होते हैं, तो उस पैकेट में बहुत सारे स्पर्म्स होंगे, तो वो जो पैक होता है उसे बोला जाता है स्पर्मेटोफोर। तो स्पर्मेटोफोर्स की फॉर्म में इनके स्पर्म्स रिलीज होते हैं। इनके अंदर अगर आप फर्टिलाइजेशन देखोगे तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इंटरनल होती है, मतलब बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको इनके अंदर मिलेगी। ये भी एक फीचर है जो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इनकी फीमेल्स के अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, तो जैसे मेल्स के अंदर टेस्टिस था, फीमेल्स के अंदर ओवरी इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन ऑर्गन। एंड यहाँ पे जो भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो मैच करती है क्लाइटेलेट एनिलीड्स से, मतलब जिनके अंदर क्लाइटेलम वाले कंडीशन प्रेजेंट होती है, क्लाइटेलम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हमने पढ़ा था एनिलीड्स के टाइम पे, याद होगा अंकुश वगैरह। अंकुश याद है? रिचा? क्लाइटेलम किसे बोलते हैं? हाँ, वो सरफेस होता है जो अर्थवॉर्म पे। हाँ, वही वाली चीज। तो उसकी इनके बॉडी में अंदर जो कोकून वाला। हाँ, तो क्लाइटेलेट एनिलीड्स, इसमें अर्थ वो भी आता है, अर्थ फॉर्म भी आता है, तो इनसे इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा मैच करती है। तो एम्ब्रियो जैसे जैसे डेवलप इनके अंदर कर रहा होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे एनिलीड्स की क्लाइटेलेट कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब जो अर्थ फॉर्म वगैरह से मैच करता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनसे मैच कर रही है, तो इनके अंदर इवोल्यूशनरी एक वो आ जाता है, एस्पेक्ट आ जाता है कि यही एनिलिड्स होंगे जिन्होंने नाइकोफोरा कैटेगरी बनाई। तो इवोल्यूशन आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुई होगी। अब यहाँ पे इनका डायग्राम बना के मैं दिखाती हूँ तो किस तरीके से ये दिखते हैं। तो इनका माउथ ऐसा आपको दिखेगा, ये हेड हो गया, ये इनकी पूरी बॉडी इस तरीके से। यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैपिले, तो पैपिले कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आई होती है, सिंपल आई। इसके ऊपर यहाँ पे एंटीना प्रेजेंट होते हैं, तो एंटीना कुछ हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर थोड़े थिक होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये है एंटीने, ये है आई। इनकी वेलवेटी टेक्सचर होता है, तो जैसे मैंने बताया इसके ऊपर कुछ फोल्डिंग्स होगी इसके सरफेस के ऊपर। इनकी जो लेग्स होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं, अपेंडेजेस बोलते हैं। तो इनकी अपेंडेजेस कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी। यहाँ पे एनस होता है, दिस इज एनस। ये अपेंडेजेस जो होती हैं इनके आगे के सरफेस पे आपको कुछ ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगी, ये होता है क्लॉ, पंजा। तो क्लॉ इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस तरीके से। तो दिस इज द क्लॉ, दिस इज द अपेंडेज जो इनका पैर है। एनस मैंने बना के दिखाई दिया। ये है इसका माउथ, ये है पैपिले। तो इस तरीके के ये वॉर्म्स दिखते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही दिखेंगे। आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो उनकी फिगर एक बार डायग्राम गूगल पे सर्च करके जरूर देखना, तब आपको ज्यादा अच्छे से याद रहता है, क्योंकि हमारी जो विजुअल पावर होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। तो आपको जितना देखोगे उतना ज्यादा वो चीजें याद रहेंगी, उसके कैरेक्टर्स, क्योंकि एकदम से आपके माइंड में उसकी इमेज आ जाएगी कि हाँ ऐसा दिखता है तो उसके अंदर ऐसे पैर होते हैं, ऐसे उसकी एंटीना प्रेजेंट होते हैं, ऐसी आईज होती हैं, सारी चीजें आपके माइंड में इजिली क्लियर हो जाएंगी।
तो जो भी चीजें पढ़ते हो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जहां पे भी जो चीज समझ ना आए उसको डायग्रामेटिकली देखो, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो, तब ज्यादा अच्छे से आपको याद होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो भी ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें नाइकोफोरा कैटेगरी बोलते हैं, ये वाली जो कैटेगरी है इसके अंदर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, वही चीज यहाँ आएगी। तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की अगर आप यहाँ बात करो, सिग्निफिकेंस, तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इनके अंदर जो होता है, इसमें बोला जाता है कि दीज रिप्रेजेंट, ये टर्म ये स्टेटमेंट ऐसे ही आपको याद करनी पड़ेगी, रिप्रेजेंट फाइलोजेनेटिकली, मतलब फाइलोजेनी की सेंस में ये इंटरमीडिएट स्टेज है। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो नाइकोफोरा एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में आती है, ऐसे बोला जाता है, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स दोनों से मैच कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट फाइलोजेनेटिकली इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा, ऐसे बोला जाता है। तो इनके अगर हम देखें, इनके अंदर एक और फीचर होता है जो मोलुस्का से भी मैच करता है, तो इससे बहुत सारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो होता है लैडर लाइक, सीढ़ी की तरह, लैडर लाइक वेंट्रली लोकेटेड नर्वस सिस्टम होता है इनका, और ऐसा नर्वस सिस्टम इससे पहले कहीं नहीं था। तो ये वाला जो कैरेक्टर है वो रिजेंबल करता है मॉलुस्क से, जो प्रिमिटिव मॉलुस्क्स है ना, जो पुराने काफी ज्यादा, उनके अंदर ये कैरेक्टर आपको मिलेगा, लैडर लाइक वेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये वाला फीचर इनके अंदर भी प्रेजेंट है, तो इनके कुछ कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं, प्रिमिटिव रिजेंबलेंस शो करते हैं टू प्रिमिटिव मॉलुस्क्स, तो ये आपको याद रखना है। और ज्यादा इन दोनों में से किसके ये क्लोजली रिलेटेड है, एनिलीडा के या आर्थ्रोपोडा के, तो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है आर्थ्रोपोडा के, क्योंकि क्लॉज इनके अंदर प्रेजेंट है, तो आर्थ्रोपोडा से ज्यादा इनके कैरेक्टर्स मैच करते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा, इसी की वजह से इन्हें बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा, कनेक्टिंग लिंक, कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है क्योंकि दोनों के बीच में आ रही है इंटरमीडिएट स्टेज। तो ये कुछ चीज थी जो नाइकोफोरा के बारे में आपको पढ़नी थी। इसी के साथ नाइकोफोरा खत्म हो गया, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी क्लास के बाद। किसी को कोई डाउट यहाँ? नो मैम। ओके, चलो तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मोलुस्का। मोलुस्का फाइलम जो है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको मिलेंगे। तो ये जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बोला जाता है आर्थ्रोपॉड है, आर्थ्रोपोडा जो है वो है लार्जेस्ट फाइलम, मोलुस्का जो है वो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आपको आर्थ्रोपोडा में मिलते हैं, और सेकंड हाईएस्ट नंबर जो आपको मिलता है वो मिलता है मोलुस्क्स के अंदर। तो फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, तो इन्हें सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। सॉफ्ट होती है, बॉडी सॉफ्ट है, बट उसके अराउंड एक हार्ड शेल आपको मिल जाता है इसके बहुत सारे मेंबर्स में, या फिर मेंटल मिल जाता है जो थोड़ा सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता उसकी तरह, शेल की तरह। इनकी बॉडी जो होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, तो बीच में से कट करोगे दो इक्वल हाफ्स आएंगे, बाइलेटरल सिमेट्री वो शो करते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल बोलेंगे, CAL। दूसरा फीचर जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो 3 लेयर्स इनके अंदर प्रेजेंट है। कौन कौन सी वो 3 लेयर्स होती हैं, उन्हें बोला जाता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो वो एम्ब्रियोनिक लेयर्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। दीज आर अनसेगमेंटेड,
तो अंकुश आपने बोला था लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में आई थिंक, जब मैंने पूछा था कौन कौन यस सी मैम। कैटेगरीज हैं जो सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स बियर करती हैं, तो एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा है, मोलुस्का नहीं है। मोलुस्का में अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दीज आर सीलोमेट्स, तो इनके अंदर सीलम प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, मीजोडर्म से लाइंड बॉडी कैविटी। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनकी बॉडी को जब आप देखोगे तो उसके 3 पार्ट्स आपको दिखते हैं। एक हेड दिखता है, एक हम्प दिखता है, विसरल हम्प बोलते हैं उसे। इसके अलावा एक और रीजन दिखता है जिसे बोला जाता है मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट, तो इस तरीके से आपको दिखेगा, जैसे मैं शेल बना रही हूँ, ये है वो ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से स्नेल, एंटीना, आईज, यहाँ पे इसके नीचे इस तरीके का एक हम्प होता है, इस हम्प को बोलते हैं विसरल हम्प। ये जो रीजन है, ये पूरा नीचे जो प्रेजेंट है, जो चलने में हेल्प कर रहा है, दिस इज मस्कुलर फुट, दिस इज द हेड रीजन। तो इस तरीके की एक स्नेल आपको दिखेगी जो मोलुस्का से ही बिलोंग करती है। इसके जो ये शेल होता है, इसके नीचे यहाँ फेदर लाइक गिल्स भी होते हैं, तो इनके गिल्स प्रेजेंट हैं, एंड गिल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन हेयर लाइक एक्सटेंशंस, तो इन्हें फेदरी गिल्स बोलते हैं, फेदर लाइक gills. These gills helps in respiration as well as excretion. ये एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है इनके अंदर कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों के अंदर ही हेल्प करता है। गिल्स दोनों चीजों में हेल्प करेगा, बट एक्सक्रीशन के लिए और भी चीज इनके अंदर होती है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब एक चीज और बता दूं मैं, इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, तो सेल के बाहर डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इनके दांत भी होते हैं, तो दांत जो होते हैं काइटिन से बने होते हैं, तो काइटिनस टीथ बोला जाता है। इनके अंदर अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखोगे तो इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इनके अंदर हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन थोड़ा ब्लूइश कलर देता है ब्लड को, वो रेड कलर नहीं देता। तो हीमोसाइनिन के अंदर कॉपर होता है इंस्टेड ऑफ आयरन, तो ये चीज याद रखोगे। हीमोसाइनिन जब भी टर्म यूज हो उसमें कॉपर है, आयरन नहीं है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो आयरन की वजह से रेड कलर आता है, यहाँ कॉपर की वजह से थोड़ी ब्लूइश टिंच आता है यहाँ पे। तो हीमोसाइनिन के अंदर प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करोगे तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर मिलेगा। सेंसरी टेंटिकल्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप के जो ये एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं, ये एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इन्हें बोला जाता है टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है कि इनके अंदर एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स क्या क्या है। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो इनके लिए एक्सक्रीशन के लिए जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स का नाम होता है ऑर्गन ऑफ बॉजनस। एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन ऑफ बॉजनस क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ऊपर लिखा था मैंने वो वाली चीज। ठीक है अंकुश? ठीक है। तो एक्सक्रीशन के लिए अभी पीछे बताया कि रेस्पिरेशन में भी गिल्स हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में भी गिल्स हेल्प करते हैं, लेकिन एक्सक्रीशन में और भी ऑर्गन्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गन ऑफ बॉजनस, इसके अलावा एक होता है जिसे कैबर्स ऑर्गन बोलते हैं, कैबर्स ऑर्गन, तो ये भी इनके अंदर एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो अगर ये इसलिए बता रही हूँ ताकि ऐसा कुछ नाम आए अटपटा सा तो आपको याद आ जाए एकदम से कि हाँ वहां पढ़ा था। तो इस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो किसी पर्टिकुलर फाइलम के ही स्पेसिफिक होते हैं, वो कैरेक्टर्स हैं जो आपको ढूंढने हैं और उन्हें ढूंढने के बाद उन्हें याद करना है। तो ऐसी चीज, ऐसे ऑर्गन्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मॉलस्क्स में मिलेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में। तो ये आप याद रखोगे। इनके अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है वो पेयर्ड गैंग्लिया से कैरेक्टराइज होता है। तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया,
तो पेयर्ड गैंग्लिया उनके अंदर प्रेजेंट होता है जो हेल्प करेगा, नर्वस सिस्टम बेसिकली वो फॉर्म करता है, तो वो एक याद रखोगे आप। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है, तो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, तो इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेज बनती है बीच में, तो ये भी याद रखोगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसी में मैंने आपको बताया था लार्वा का नाम होता है ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ये लार्वा का नाम है जो यहाँ पे मोलस्क के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये था एक जनरल ओवरव्यू की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मोलस्का के। अब हम देखते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो अगर क्लासिफिकेशन करोगे आप इसकी, तो इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस आएंगी। तो इसके अंदर जो क्लासेस आती हैं वो होती हैं 6, जिनमें से 2 मेजर हैं, उनको तो आपको अच्छे से ही याद करके जाना है, वैसे 6 होती हैं, 6 क्लासेस। कौन कौन सी होती हैं वो, तो मैं सबसे पहले लिख रही हूं। फर्स्ट इज मोनोप्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा। ये जो कैटेगरी होती है, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो होते हैं फ्लैट, उनकी बॉडी फ्लैट होती है। दे हैव बाइलेटरल और ओवल बॉडी, बाइलेटरल और ओवल बॉडी भी इनके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। दे हैव द एक्सक्रीटरी ऑर्गन नोन एज नेफ्रीडिया, सो नेफ्रीडिया आपको इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेगा। इनके अंदर आउटर शेल भी प्रेजेंट होता है, आउटर शेल। अब इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ज्यादातर ऐसे होते हैं जो फॉसिल्स की तरह कंसीडर किए जाते हैं, लिविंग फॉसिल। तो एग्जाम्पल इसका लेते हैं नियो पिलाइना, ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। ग्लैथिया, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है विच इज कंसीडर्ड एज द लिविंग फॉसिल। इसका लाइफ स्पैन भी काफी बड़ा होता है। एंड ये होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलीड्स एंड मोलस्क्स। इसे कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि एनिलीड्स ने समहाउ इस ऑर्गेनिज्म को बनाया एंड इस ऑर्गेनिज्म ने फिर बाकी मोलस्का के मेंबर्स बनाए, तो इसीलिए कनेक्टिंग लिंक हो गया ये बिटवीन एनिलीड्स एंड ट्रू मोलस्क्स। अब यहाँ पे ये वाली जो क्लास है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आगे मैं 2 बताऊंगी क्लासेस, जो मैंने बताया था इनिशियली कि 2 मेजर क्लासेस हैं जो आपको बहुत बहुत अच्छे से याद करके जानी है, उनके बारे में ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, बाकी इन सब के बारे में कुछ ना हो चलेगा। सेकेंड जो क्लास आती है उसे बोला जाता है पॉलीप्लैकोफोरा। ये मोनोप्लैकोफोरा था, ये है पॉलीप्लैकोफोरा। दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्फीन्यूरा, एम्फीन्यूरा भी इसे बोला जाता है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास आंखें नहीं होती, नो आईज, टेंटिकल्स भी नहीं होते, नो आईज एंड टेंटिकल्स। इनके पास शेल होता है, वो शेल बना होता है 1 से 8 प्लेट्स से। तो कुछ प्लेट्स होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, वो फिर शेल बनाती हैं। इसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल लो तो उसके अंदर काइटोन आता है। अब ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे मैंने बताया, इन एग्जाम्पल्स को जब आप देखोगे इमेजेस इनकी, तभी याद होगा कि उस कैटेगरी से क्या बिलोंग करता है, और तब आपको कैरेक्टर भी याद हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिज्म देखा है आपने, आपको दिख रहा है कि वो फ्लैट है, उसके अंदर नेफ्रीडिया है, उसके अंदर शेल है, आईज नहीं है, टेंटिकल्स नहीं है, शेल जो है इतनी प्लेट से बना है, तो आप इजीली उसे कोरिलेट कर पाओगे। थर्ड जो क्लास होती है, मैंने सिर्फ मेजर मेजर कैरेक्टर्स हैं वही डिस्कस कर रही हूं मैं। थर्ड जो क्लास होती है उसे बोला जाता है स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर टूथ शेल या इन्हें टस्क शेल्स भी बोला जाता है। अब ये कैसे आप याद रखोगे, तो जैसे हाथी की सूंड होती है, एक हाथी के टस्क देखे होंगे आपने, सूंड नहीं, उसके साइड में एक ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है हॉर्न की तरह,
दोनों साइड। वो वैसे वल्रस में होता है, जो पुराने जो भी उसके एंसेस्टर्स थे, ये बोल सकते हो आप। तो एलिफेंट टस्क शेल बोल देते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म है जो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो उनकी टस्क जैसा या टूथ जैसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरीके का। तो देखोगे आप उन ऑर्गेनिजम्स को, वो तो कुछ ऐसे दिखेंगे आपको जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जिसे बोला जाता है डेंटेलियम। डेंट मतलब दांत, उससे ये टर्म आई है। डेंटेलियम इज द ऑर्गेनिज्म विच इज कॉमनली नोन एज एलिफेंट टस्क शेल। एलिफेंट टस्क शेल। तो ये याद रखोगे आप, ये थर्ड कैटेगरी है। तो अभी तक जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अब फोर्थ वाली आएगी। तो फोर्थ क्लास है जो मेजर क्लास है यहाँ, लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्क्स। दिस लार्जेस्ट क्लास इज नोन एज गैस्ट्रोपोडा। ये नाम आपने सुना भी होगा। गैस्ट्रोपोडा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्क्स। लार्जेस्ट क्लास। तो इसके फीचर्स आपको याद रखने हैं। इनके पास आईज भी होती हैं, इनके पास टेंटिकल्स भी होते हैं। इसके अलावा इनके पास काइटिनस टीथ भी होते हैं, तो दांत भी होते हैं इनके पास। एग्जाम्पल अगर इसका देखो तो पाइला, एप्पल स्नेल जिसे बोलते हैं, एप्पल स्नेल इस कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसका एक्चुअली जो शेल होता है बाहर का, वो काफी बड़ा होता है साइज में, तो एप्पल जितना लगा सकते हो आप, तो इसीलिए इसे एप्पल स्नेल बोलते हैं, पाइला। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल इसके अंदर आता है जिसे एप्लाइसिया बोलते हैं। तो ये भी याद रखोगे। तो कुछ ज्यादातर ये स्नेल्स हैं, शेल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो कैटेगरीज यहाँ आती हैं। अब एक चीज है जो इसके साथ साथ ही मैं बता रही हूँ, आपके सिलेबस में अलग से दे रखी है, वो है टॉर्शन एंड डिटॉर्शन। ये क्या होता है, इनके बारे में पढ़ने के लिए आपको बोला है। तो टॉर्शन बेसिकली होता है कि जब आप इनका लार्वा देखोगे ना, तो वो लार्वा आपको बायलेटरली सिमेट्रिकल दिखेगा, मतलब उसे इक्वल हाफ्स में आप कट कर सकते हो। बट जैसे जैसे ये डेवलप होते हैं, इनकी बॉडी ट्विस्ट कर जाती है, और ट्विस्ट इस तरीके से करती है कि इनका एनस जो होता है वो माउथ के पास आ जाता है। इनकी बॉडी की ट्विस्टिंग इस तरीके से है कि एनस एंड माउथ काफी क्लोज बाय आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को टॉर्शन बोलते हैं। सो दिस मेक्स द ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल। माउथ और एनस का पास में आना वो है जो इनकी एसिमेट्रिकल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द लार्वा इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, बट द एडल्ट इज नॉट सिमेट्रिकल एट ऑल, इट इज एसिमेट्रिकल. Now, whenever this torsion is reversed, that condition is known as detorsion. Reversal of torsion. टॉर्शन रिवर्स हो जाए अगर, मतलब ये जो ये घूम के ट्विस्ट होके दोनों चीजें पास आ गई हैं, अब ये फिर से वापस से घूम के ट्विस्ट होके दूर दूर चले जाएं, तो उस कंडीशन को डिटॉर्शन बोलेंगे। ये वाली कंडीशन जो होती है ज्यादातर तब होती है जब इवोल्यूशन के साथ साथ शेल जो है लूज हो जाए। तो शेल बना था तो टॉर्शन हो गया था, जब अगर शेल रिमूव हो गया उस ऑर्गेनिज्म का समहाउ, तो वो डिटॉर्शन शो कर देगा। मतलब जो इवोल्यूशनरी एडवांस्ड ग्रुप्स हैं वो डिटॉर्शन शो कर देंगे, और जो प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं उनके अंदर टॉर्शन प्रेजेंट होगी। तो ये दो फीचर्स थे जो मॉलस्क से एसोसिएटेड थे और आपको पढ़ने भी थे। तो 4 क्लासेस अभी तक पढ़ ली हमने, जिसमें से मैंने आपको बोला गैस्ट्रोपोडा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, फिफ्थ आएगी उसका नंबर, तो उसे बोला जाता है सिफेलोपोडा। गैस्ट्रोपोडा एंड सिफेलोपोडा ही हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिफेलोपोडा, ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें साइफोनोपोडा भी बोलते हैं। साइफोनोपोडा, ये ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हेड के पास फुट लोकेटेड होता है। फुट इज लोकेटेड ऑन हेड, सर के ऊपर पैर।
ये वाली जो कंडीशन होती है, ये वाला ग्रुप है। जैसे अभी हम मोलस्क्स को जब भी इमेजिन करते हैं तो कैसे इमेजिन करते हैं, या तो हमारे माइंड में स्नेल आता है या फिर हमारे माइंड में आता है स्क्विड। ठीक है, तो स्क्विड जो होता है वो बिलोंग करता है सिफेलोपोडा कैटेगरी से, और जो अभी स्नेल्स मैंने आपको बताया वो बिलोंग करते हैं गैस्ट्रोपोडा कैटेगरी से। तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं याद रखने के लिए। तो इनके पास फुट जो होता है हेड के ऊपर होता है। इनके पास वेल डेवलप्ड आईज होती हैं। अगर स्क्विड की आप आईज देखोगे तो काफी बड़ी बड़ी आईज आपको मिलेंगी। तो वेल डेवलप्ड आईज इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इनकी जो हेड होता है वो सराउंडेड होता है बाय टेंटिकल्स। जैसे कि आपने स्क्विड में, ऑक्टोपस वगैरह में देखा होगा, टेंटिकल्स से सराउंडेड हेड। तो वो एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये चलते कैसे हैं, तो इनका जो लोकोमोशन होता है वो पॉसिबल हो पाता है बाय द प्रोसेस ऑफ जेट प्रोपल्शन। जेट प्रोपल्शन बोलते हैं, मतलब बेसिकली ये इंक जैसा कुछ सब्सटेंस छोड़ते हैं नीचे से, माउथ वाली कंडीशन एरिया से, और जब वो वैसे छोड़ेंगे तो उसकी वजह से ये ऊपर की साइड चल पाएंगे। जब भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना चाहे कि किस तरीके से लोकोमोशन होता है इन सिफेलोपोड्स, आपको स्क्विड भी डाल दोगे तो भी आ जाएगा किस तरीके से वो चल पाते हैं। तो जेट प्रोपल्शन की वजह से चल पाते हैं। इसके बाद एक आपने एक और चीज सुनी होगी कि इनके अंदर इंक होती है। इंक छोड़ते हैं ये प्रे के ऊपर, तो या फिर इनका जो प्रेडेटर होता है उसके ऊपर, तो इंक ग्लैंड्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। दीज इंक ग्लैंड्स आर हेल्पफुल इन ऑफेंस एंड डिफेंस। तो ऑफेंस जब इन्हें किसी प्रे को मारना है, और डिफेंस जब ये खुद प्रे बन गए हैं, प्रेडेटर इनको खाने वाला है, उस केस में भी इंक ग्लैंड्स का ये यूज करेंगे। इनके अंदर सबसे कॉमन एग्जाम्पल स्क्विड है। एक स्क्विड का नाम है जिसे बोला जाता है जाइंट एटलांटिक स्क्विड। तो वो इस कैटेगरी से सिफेलोपॉड्स से बिलोंग करता है। सिफेलोपॉड्स में ना कलर्स होते हैं। इनकी बॉडी अगर आप देखोगे तो उसके पास कलर्स चेंज होते रहते हैं। इनकी बॉडी का जो कलर है, कलर चेंज बेसिकली पॉसिबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स आपको प्लांट्स में भी मिलते हैं। ये बेसिकली पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कलर चेंज इनका इन पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो क्रोमैटोफोर हैं जो इसमें हेल्प करेंगे कैरी आउट करने में ये पूरी प्रोसेस। तो ये थी 5वीं क्लास जो आपको मोलस्का की मिलेगी। 6 क्लासेस हैं टोटल, तो एक क्लास और बच गई है जिसमें पर्ल ऑयस्टर आते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। 6th क्लास, इट इज नोन एज पेलिसीपोडा, बायवाल्विया भी बोलते हैं इसे, बायवाल्विया। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, तो इनके पास हेड नहीं होता, देयर इज नो हेड, नो टेंटिकल्स, एन है, टेंटिकल्स भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, आईज भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, जॉज भी नहीं होते। तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें नहीं है। रेड्यूला भी नहीं होता, रेड्यूला एक ग्रेस्पिंग एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी इनके अंदर नहीं होता। तो इनको अगर आप देखोगे तो सीपी जिसे हम बोलते हैं, तो एक शेल लाइक कुछ चीज है नीचे, वैसे ही एक शेल उसके ऊपर, और यहाँ पर्ल होता है, कुछ इस तरीके का देखा होगा आपने। तो वो वाली चीज जो होती है वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उनकी आंखें भी नहीं दिखती हैं आपको, ना उनका हेड कहाँ है ये भी पता चलता, टेंटिकल्स कहाँ है ये भी नहीं दिखते आपको, जॉ भी नहीं दिखता, रेड्यूला भी नहीं दिखता। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें फिल्टर फीडर बोला जाता है। फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये खाना जब भी खाएंगे उसमें से जो रेत होती है, सैंड होती है, उसे फिल्टर करके खाते हैं। क्यों, क्योंकि रेत इनके अंदर आ जाएगी तो डस्ट पार्टिकल वेस्ट कंसीडर करते हैं उसे, और उसके अराउंड पर्ल वाली लेयर्स बना लेते हैं। तो बेसिकली पर्ल के बिल्कुल सेंटर में वेस्ट होता है,
और वो वेस्ट या तो इनका खुद का एक्सक्रीशन वाला प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर वो हो सकता है वो सैंड के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो फिल्टर फीडर इन्हें बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इनके अंदर एग्जाम्पल आता है पर्ल ऑयस्टर का, मसल भी आता है। मसल भी एक टाइप का शेल लाइक एक ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। तो ये थी 6 क्लासेस जो मोलस्का की होती हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं ये हमने डिस्कस किया। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? नो मैम। ओके। तो ये कुछ क्लासेस थी जो मोलस्का की थी। इसके बाद हमें पढ़ना है पर्ल की फॉर्मेशन कैसे होती है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे होता है, और ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो पहले हम पर्ल फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इनके अंदर पर्ल बनता कैसे है। अब पर्ल जैसे कि मैंने आपको बताया सैंड होगी, उसके ऊपर लेयर्स बनती रहेंगी। अब लेयर्स कैसे बनती हैं, तो इसे हम मोती बोलते हैं, पर्ल मोती। तो जो मोतियों का हार बहुत सारे लोग पहनते हैं, अगर ट्रू पर्ल होगा तो वो इधर से इन पर्ल ऑयस्टर वाले शेल्स के अंदर से निकाला जाता है। बट अगर वो ट्रू नहीं है तो उसके ऊपर सिर्फ एक कोटिंग की जाती है पतली सी शाइनी सब्सटेंस की, जिसकी वजह से वो पर्ल जैसा दिखता है, मोती जैसा दिखता है, एक्चुअल मोती नहीं होता। तो अगर आपको कभी जाओगे अगर आप किसी भी बीच वाले एरिया पे, तो वहां से अगर आप शॉपिंग करोगे तो आपको पर्ल के नेकलेसेस, पर्ल के इयररिंग्स, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वो वाले ट्रू पर्ल होते हैं क्योंकि वो पर्ल फार्मिंग करते हैं। तो वो ऐसे शेल वाले ऑर्गेनिजम्स को, पर्ल ऑयस्टर्स को इकट्ठा करके एक एरिया में ग्रो करवाते हैं। तो ग्रो करवाने के बाद वो पर्ल बना देते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि पूरा एक मोती बना देगा पर्ल ऑयस्टर। वो एक्चुअल में वेस्ट को इस तरीके से इकट्ठा कर देता है उस एरिया में। इस तरीके से मोती नहीं होता, इस तरीके से होता है इररेगुलर। उसकी फिनिशिंग करनी पड़ती है, तो उसे राउंड बनाया जाता है उसे घिसने के बाद, तब जाके इस तरीके का आपको पर्ल मिलता है, मतलब गोल शेप उसकी मिलती है। अब ये जो भी पर्ल फॉर्मेशन है, इसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है जापान को। तो फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, पर्ल्स जहां सबसे ज्यादा बनते हैं, ट्रू पर्ल्स बहुत महंगे होते हैं ये, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से बहुत कम अमाउंट मिलता है पर्ल का। तो फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री बोला जाता है कोकिची मिकीमोटो, इसको बोला जाता है, जो कि जापान में है। तो जापान इज बेसिकली द फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। तो ये आपको याद रखना है, पर्ल सबसे ज्यादा यहाँ बनते हैं। पर्ल होता क्या है, तो मोती है, व्हाइट कलर का एक गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम मोती बोल देते हैं। ये जो होता है बेसिकली बनता है सैंड के ऊपर कोटिंग से। तो अगर ये सैंड का पार्टिकल है, जो भी ये पर्ल ऑयस्टर होता है, ये क्या होता है कि इसकी स्किन के ऊपर जब भी सैंड लग जाती है, इसका एक्चुअली जो शेल है, ये बाहर का शेल है, ये नीचे वाला शेल है, बीच में यहाँ प्रेजेंट होता है वो वेस्ट। तो ये जो शेल होता है बाहर से, तो ये शेल है, तो शेल के ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे सॉफ्ट स्किन होती है। अब वो सॉफ्ट स्किन जो होती है उसके ऊपर जब भी रेत आ जाती है, सैंड आ जाती है, तो इसे इरिटेशन होने लगती है कि पता नहीं क्या आ गया, इसे जल्दी से हटाना है। तो बेसिकली पर्ल कितना बड़ा बनेगा ये डिपेंड करता है कितनी इरिटेशन उस पर्टिकुलर सैंड के पार्टिकल से इसे हो रही है। तो अगर सैंड का पार्टिकल छोटा है तो कम इरिटेशन होगी और छोटा पर्ल बनेगा। बट अगर सैंड का पार्टिकल बड़ा है तो वो ज्यादा उसे इरिटेशन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से वो बड़ा पर्ल फॉर्म करता है। तो ये आपको याद रखना है कि जितना बड़ा सैंड का पार्टिकल, उतनी ज्यादा स्किन को इरिटेशन, और उतना ही बड़ा साइज ऑफ पर्ल। पर्ल का साइज भी उतना, मोती उतना ही बड़ा बनेगा।
अब मोती बनता कैसे है, तो जैसे मैंने ये येलो कलर का बनाया, ये सैंड का पार्टिकल है, तो इसे लगता है ये पता नहीं क्या हो गया, इसे हटाओ, तो इसे हटाने के लिए ये इसके ऊपर एक लेयर बना देता है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर उस सैंड पार्टिकल के ऊपर बना देता है, और ये लेयर बनाता रहता है, बनाता रहता है, बनाता रहता है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को हम पर्ल बोलते हैं। तो पर्ल को अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर ट्रू पर्ल है तो उसके ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं, इस तरीके से लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। वो लेयर्स सारी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। तो ये आप याद रखोगे, इन इन सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो होती हैं, जो इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इन सारी लेयर्स को नैक्रे बोला जाता है। layers of nacre around the foreign particles, and these nacre are made up of calcium carbonate. तो ये आपको याद रखना था, जो पर्ल फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ चीज थी कि पर्ल बनता कैसे है। अब एक और चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो रेस्पिरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर गिल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो इनके जो गिल्स होते हैं उनके लिए एक और स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, वो क्या होती है? तो रेस्पिरेशन होती है यूजिंग गिल्स। गिल्स जो होते हैं इन्हें टिनिडिया भी बोला जाता है, सी साइलेंट होता है, टिनिडिया भी बोला जाता है। एंड इन्हें नॉर्मल अगर आप देखोगे तो इनको कॉम गिल्स बोला जाता है, क्योंकि ये गिल्स आपको ऐसे दिखते हैं, तो जैसे कंघी है इस तरीके के, तो ऐसे दिखेंगे आपको, तो इसीलिए इन्हें कॉम्ब गिल्स बोलते हैं। ये गिल्स जो होते हैं बेसिकली जो भी वाटर होता है वो इनके थ्रू पास करता है। यहां से वाटर पास किया मान लेते हैं, तो क्या होता है, इन गिल्स के ऊपर जो होते हैं वो कुछ सीलिया लाइक, कुछ हेयर लाइक चीजें होती हैं, वो पानी की वजह से मूव करती हैं। और ये जो सीलिया के अंदर वाला एरिया है, इस अंदर वाले एरिया में वाटर मूव कर रहा होता है, सॉरी ब्लड मूव कर रहा होता है। तो यहाँ ब्लड होता है, यहाँ वाटर है। तो आप देख सकते हो ब्लड एंड वाटर जो होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उल्टी डायरेक्शन। इसी की वजह से गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। तो अभी हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखोगे तो वासा रेक्टा जो होती है, एक ट्यूब होती है जिस जो कैपिलरीज वगैरह से बनी होती है, उसमें ब्लड फ्लो उल्टी डायरेक्शन में हो रहा होता है। और जो भी हेनलीज लूप होता है उसमें से जो भी वेस्ट होता है वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो ये जो काउंटर करंट वाली चीज होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एक्सचेंज। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही होता है, वाटर अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ब्लड अलग में, जिसकी वजह से एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। तो ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, CO2 बाहर चला जाता है, हो गई रेस्पिरेशन। तो ये चीज आप याद रखोगे। दूसरी चीज ये भी याद रखोगे कि इनके शेल अगर आप देखो, तो मैं शेल ऐसे बना रही हूँ एक सिंपल सा, तो शेल में आपको एक छोटी सी ओपनिंग दिखेगी एक जगह से, वो नॉर्मली दिखती नहीं है, वो बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। दिस लार्ज एंट्रेंस इनटू द मेंटल, मेंटल बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, शेल जो बनता है सॉफ्ट वाला, मेंटल। सो दिस लार्ज एंट्रेंस टूवर्ड्स द मेंटल इज नोन एज न्यूमोस्टोम। न्यूमोस्टोम इसे बोला जाता है। तो न्यूमोस्टोम आपको इस तरीके का दिखेगा, ओपनिंग होती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। नॉर्मली इसे क्लोज करके रखता है शेल, ताकि वाटर लॉस ना हो, क्योंकि ये ओपन रहा तो पानी अंदर से भाप बन के उड़ता रहेगा और ड्राई हो जाएगा शेल। तो न्यूमोस्टोम जो होता है ये ज्यादातर क्लोज रहता है। तो ये एक चीज है जो रेस्पिरेशन में आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट टॉपिक जो मोलस्का का बचता है वो होता है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। तो ट्रोकोफोर लार्वा जो इनका लार्वा होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है?
तो उसका जो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है वो ये बोला जाता है कि ट्रोकोफोर लार्वा इज द ब्रिज या बिटवीन द रेडियल सिमेट्री शोइंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो एनिमल्स जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, इनसे बायलेटरली सिमेट्रिकल शो करने वाले इंडिविजुअल्स किस तरीके से बने, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। तो ट्रोकोफोर लार्वा is the connecting link between radial symmetry showing organisms and bilaterally symmetrical जो भी organisms होंगे उनके बीच का connecting link is ट्रोकोफोर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है मोलस्का के अंदर। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? नो मैम। ओके, तो आज हमने नाइकोफोरा पढ़ा, मोलस्का पढ़ा। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी वो होगी अब मंडे को।